अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के सब्जेक्ट में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाली जो स्लाइड्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अभी वो कंटिन्यू है। पेज नंबर 20 है। चूँकि इससे पहले हमने कॉपी राइट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो कॉपी राइट्स जो है टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ जी। कॉपीराइट, व्हाट इज़ द फेयर यूज़? क्या इस मतलब कॉपीराइट अगर हम होता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसको सही तरीके से यूज़ करना, मतलब विदाउट परमिशन तो हम नहीं कर सकते ना। फेयर यूज़ अलाउ फॉर कॉपीराइटेड मटीरियल्स टू बी यूज़ विदाउट परमिशंस एज लॉन्ग एज सर्टन गाइडलाइंस आर मेट। ओके जी, अगर हमने कॉपीराइट्स को फेयरली यूज़ करना है, फ्रीली यूज़ करना है, विदाउट परमिशन यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें क्या गाइडलाइंस जो है वो फुलफ़िल करनी चाहिए। द पर्पज़ एंड करेक्टर ऑफ द यूज़। पर्पज़ क्या है आपकी, जो करेक्टर ऑफ द यूजेज इंक्लूडिंग वेदर सच यूज़ ऑफ अ कमर्शियल नेचर और इज़ फॉर नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल पर्पज़। मतलब आप किस तरह के करेक्टर को यूज़ कर रहे हो, उसका कमर्शियल पर्पज़ है, उसकी कैसी नेचर है, नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। द नेचर ऑफ कॉपीराइटेड वर्क, आप डिफरेंट लोगों के जो रिसर्च वर्क होते हैं उसको यूज़ कर रहे होते हो, उसको थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, वो उससे भी कोई इशू नहीं होता। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंशियलिटी ऑफ द पोर्शन यूज इन रिलेशन, मतलब कुछ पार्ट उसका यूज़ करना, सारा नहीं, कुछ पार्ट उसका, कुछ पोर्शन ले लेना, यूज इन रिलेशन टू बी कॉपीराइटेड वर्क एज अ होल। The effect upon the potential market for or value of the copyrighted work। तो ये सारी गाइडलाइंस हैं जो कि हमें विदाउट परमिशन अगर हम किसी को मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसको फुलफ़िल करना चाहिए। फेयर यूज़ रियलिस्टिकली इज़ बेसिकली लिमिटेड टू जर्नलिज्म। यस, जब जो जर्नल होते हैं उनके लिए जैसे कि मैंने अब अपना पेपर पब्लिश करवा दिया, ठीक है, वो मेरे ही रहेगा कॉपीराइट, उसको अब आप कोई चोरी नहीं कर सकता, उसको अपना मटेरियल बना के उसको पब्लिश नहीं कर सकता, वो एक बार पब्लिश हो चुका है। एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, तो ये चीज़ इसके अंदर आती है, ये लिमिटेड है। Limitations apply, which includes considerations of the purpose, nature, amount of the substantiality and the effect of the use on potential value of work। अब देखें, मैं किसी की रिसर्च को रीड आउट ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन उसके जो मटेरियल है उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँगी ना बच्चों, तो क्या होगा, आपका प्लेजरिज्म आएगा, और प्लेजरिज्म ही एक्चुअली कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट होता है। प्लेजरिज्म आने का मतलब यही होता है कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, और जब वो कॉपीराइट का लिंक हम देखते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो मटीरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है। तो दिस इज़ द प्लेजरिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। कॉपीराइट जब हम ग्रोथ करते हैं तो वो वहाँ पे प्लेजरिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये टॉपिक आएगा आगे प्लेजरिज्म का। You can use excerpts from a book to write a review of it। आप इसको रिव्यू कर सकते हो। However, you can't reproduce whole chapters of the book for reviewing purpose without permission। आप उसको without permission अपना नहीं कह सकते कि ये मेरा वर्क है। A class dealing with the film studies can screen a movie without payment for study purposes। आप देखें जी, अगर आप स्टडी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हो तो फिर भी आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। अब कुछ रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर रजिस्टर्स होते हैं, वो आपको फ्रीली नहीं मिलते, और इसी तरह ही रिसर्च पेपर्स भी रजिस्टर्स होते हैं, वो आपको फ्रीली नहीं मिलते, लेकिन हम फिर भी उसके जो जुगाड़ होते हैं ना, लगाते रहते हैं। DOI है उसका कोड, वो हम एक सही है वेबसाइट है उसके ऊपर कॉपी पेस्ट करते हैं और हम उस पेपर को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन आप फिर भी उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसमें से जो मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन अपने वर्ड्स में आपको उसको लिखना पड़ेगा। बस इतना है कि आपको फ्रीली पढ़ने को मिल जाएगा। डिफ़िकल्ट एरिया डैट कैन गेट पीपल इन ट्रबल, कंसल्ट एन अटॉर्नी इफ़ यू आर इन डाउट। तो अगर हम इसको चोरी करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो
तो कॉपीराइट का जो बहुत ज़्यादा इशू है ही ये प्लेजरिज्म आता है, तो उसी से ही हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही है। तो जब एक बार चीज़ पब्लिश है ना, तो आप दोबारा उसको कॉपी करके अपना नहीं बना सकते हो। हाँ, अगर चीज़ नहीं अवेलेबल, आपने किसी की पहले चोरी कर ली है, उसको फिर अपना नाम दे दिया है, तो उसको पहले करवा दिया है, तो फिर उस बंदे के लिए डिफ़िकल्टी होगी, उस बंदे को जो है मुसीबत होगी जिसने ओरिजिनली काम किया है ये। अल्टरनेटिव्स टू कॉपीराइट्स। अब अल्टरनेटिव्स क्या हैं कॉपीराइट्स के? लाइसेंसेस हैं, ओपन लाइसेंसेस हैं। लाइसेंसेस क्या चीज़ होती है? लाइसेंसेस क्रिएटर्स कैन रिटेन कॉपीराइट बट अलाउ पीपल टू यूज़ कंटेंट अंडर सर्टन टर्म्स। ठीक है जी, सर्टन टर्म्स के अंदर उसको यूज़ करेगा पीपल को के इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ बस, फॉर एग्जाम्पल द कॉपीराइट कैन गिव स्कूल्स टू यूज़ कंटेंट फॉर फ्री विद एंड विदाउट परमिशन। जैसे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले रहे हो तो दैट्स इट, आप उसको यूज़ कर सकते हो विदाउट परमिशन। लेकिन अगर स्कूल से बाहर यूज़ करोगे तो वो आपको विदाउट परमिशन नहीं मिलेगा। ओपन लाइसेंस अदर कैन यूज़ बट मस्ट क्रेडिट ओरिजिनल सोर्स। अब ओपन लाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि हर कोई उसको यूज़ करता फिरे, ऐसे नहीं है। ओरिजिनल सोर्स के साथ उसका लिंक होना चाहिए। फर्दर एनी वर्जन दैट अदर्स क्रिएट मस्ट आल्सो हैव द ओपन लाइसेंस एंड बी यूजेबल बाय अदर्स एज वेल। तो ओपन लाइसेंस आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रेडिट पता होना चाहिए। हम देखो ना, वेबसाइट के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हमें वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ती है, तो दिस इज़ द एक्चुअली ओपन सोर्स लाइसेंस यूजेज। तो ये हुआ उसका क्रेडिट। अनऑथराइज यूज्ड, सिंपल ये आप लोगों को जो इमेजेस लगी हुई हैं उसके बारे में बस गाइड कर रहे हैं। ये जो आपकी गेट रियल है, देखिए ना, नकाबपोश होते हैं, अनऑथराइज यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, ये देखें पता नहीं चल रहा कौन है, तो ये एक्चुअली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अनऑथराइज यूजेज है। चेंज ऑफ मीडियम इज स्टिल इन्फ्रिंजमेंट। अगर ज़्यादा ही खतरा है तो देखो आप, ये है तो वही ना इमेज, तो उसके क्या किया हुआ, उसको सिर्फ ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। चेंज द मीडियम, मीडियम को चेंज कर लो अगर आपको स्टिल जो है वो नुकसान हो रहा है। Popular copyright myths. If it's on the internet, it is in the public domain and therefore free. अब पॉपुलर कॉपीराइट्स myth क्या? अगर ये इंटरनेट के ऊपर है, पब्लिक डोमेन के लिए, दैन ये फ्री है। इफ़ देयर इज़ नो कॉपीराइट नोटिस, अगर यहाँ पे कोई कॉपीराइट का नोटिस नहीं है, आई कैन यूज़ द इमेज। यस, आप इमेज को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब लेकिन उसको भी कॉपी पेस्ट करने के ट्रिक्स होते हैं, उसके पीछे भी जो है ना आपको लिंक ख़त्म करना पड़ता है। अगर आप लिंक नहीं ना ख़त्म करते तो फिर वो आपको कॉपीराइट का इशू होता है। आपने इमेज डाउनलोड कर ली, उसको आप अपनी इमेज बनानी है, उसके ऊपर कोई भी लाइक मिररिंग इफेक्ट लगा दो, थोड़ा सा ब्लेंडिंग इफेक्ट लगा दो, थोड़ी सी ओपेसिटी लगा दो, थोड़ा सा कलर चेंज कर दो, अपनी इमेज बना लो, अपना उसका नेम दो। तो इस तरह करते हैं इमेजेस को अपना बनाने के लिए हम। इफ़ आई आल्टर द इमेज आई डोंट नीड परमिशन। ठीक है, अगर आप इमेज को आल्टर करते हो तो फिर कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई डोंट प्रॉफिट फ्रॉम इट आई कैन यूज़ इट। मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं लेना, मुझे इस इमेज को वैसे ही, मुझे इस कॉपीराइट्स को वैसे यूज़ करना है, तो कोई बात नहीं, आप यूज़ कर ले। इफ़ आई ओनली यूज़ अ पार्ट ऑफ द इमेज आई डोंट नीड परमिशन। अगर आप इमेज को यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं। देखो फ्रीली आप HD वॉलपेपर्स यूज़ कर रहे होते हो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना होती। When in doubt, get permission. जब आपको डाउट हो तो परमिशन लें। Where does a person start? The copyright holder, usually the publisher, is the only one who can grant permission for use. Start with them. मतलब कि होल्डर ही, जो पब्लिशर होता है, उसके पास ही सारी एक्सेस होती है ना कि वो उसको परमिशन प्रोवाइड करे या नहीं करे। It is advisable to put all requests in writing.
बेहतर है कि वो उसके अंदर गाइडेंस प्रोवाइड कर दे कॉपीराइट से रेलिवेंट भी। बी स्पेसिफिक व्हेन यू आस्क फॉर परमिशन टू यूज़ कॉपीराइटेड मटेरियल, तो वो भी आप उसके ऊपर स्पेसिफाई करें जब आप कॉपीराइट मटेरियल के लिए परमिट करें। नेम ऑफ पब्लिकेशन, वेब पेजेस, फोटोग्राफ, वीडियोस, ईटीसी, सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। व्हाट पेजेस पोर्शन ऑफ मटेरियल यू वांट टू यूज़, आप क्या कौन सा पोर्शन यूज़ करना चाहते हो, कौन सा पेज यूज़ करना चाहते हो, वो मेंशन करें। व्हाट द यूजेज इज़ फॉर, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो। व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ द यूजेज इज़, कितनी देर तक आपने इसको यूज़ करना है। व्हाट साइटेशन दी कॉपीराइट होल्डर वांट यूज़, मतलब आप साइटेशन जो करते हैं, ये जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं ना, तो वो साइटेशन करते हैं, आप एक को लिंक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो जितनी मेरे पेपर की पब्लिशंस होगी, मैं उसका रेफरेंस दूसरे पेपर में दे रही हूँ, फिर उसका रेफरेंस तीसरे पेपर में दे रही हूँ, ये होती है साइटेशन। हाँ, अगर मेरे पेपर का रेफरेंस कोई और भी अपने पेपर में देना चाहे तो कोई बात नहीं, वो भी एक साइटेशन है, उसका भी मुझे ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये भी आपके कॉपीराइट के कॉन्सेप्ट में आता है कि उसने मेरे पेपर को अपने पेपर में रेफ़र किया है। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट होता है साइटेशन। हाउ मैनी कॉपीज़ विल बी प्रोड्यूस, आप इससे कितनी कॉपी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। द बर्न एंड ट्रिप्स फ्रेमवर्क ऑन कॉपीराइट्स, बर्न कन्वेंशन BC फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, इसने आर्टिस्टिक वर्क के लिए 1886 में जो है वो प्रोड्यूस किया। लेज फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ, एस्टेब्लिश बेसिक प्रिंसिपल हैं इसके। प्रोटेक्टेबल सब्जेक्ट मैटर, टर्म ऑफ प्रोटेक्शन, कंडीशन ऑफ प्रोटेक्शन, स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन, क्या इसका स्कोप है। राइट्स अंडर कॉपीराइट्स, मतलब क्या आपकी जो राइट्स हैं, हक हैं, हकूक़ हैं कॉपीराइट से रेलिवेंट। लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस, ये सारी चीज़ें आपके बेसिक प्रिंसिपल के अंदर आते हैं, जो कि आपके बर्न एंड ट्रिप्स फ्रेमवर्क कॉपीराइट्स के प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं प्रोटेक्शन के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। कंटिन्यू है। ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994-95 मेक्स BC मैंडेटरी फॉर ऑल WTO मेंबर्स, इवन दोज दैट आर नॉट पार्टीज टू द BC। एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो BC से रेलिवेंट पार्टी है या नहीं। क्लैरिफाइज दैट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटाबेसेस शैल बी प्रोटेक्टेबल एज लिटरेरी वर्क, आपको मतलब इंश्योर करना है, क्लैरिफाई करना है जो भी आपका डेटाबेस का प्रोग्राम का लिटरेरी वर्क है वो प्रोटेक्टेबल होना चाहिए। इंट्रोड्यूस राइट्स टू कमर्शियल रेंटल आफ्टर फर्स्ट स्केल, तो जो भी आपके जो राइट्स हैं वो आफ्टर आपने कमिट कर दिया है तो उसके बाद इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये आपको मेक श्योर होना चाहिए। ये इनके कॉपीराइट्स के फ्रेमवर्क्स हैं, ये ट्रिप्स के एग्रीमेंट के हैं। मेक्स कॉपीराइट रिलेटेड राइट्स मैंडेटरी, आपको जो डिपेंड करता है कॉपीराइट्स रिलेटेड राइट्स जो हैं उसको लिखें या ना लिखें, लेकिन प्रोटेक्टेबल ज़रूर होने चाहिए। ओके जी, फिर पाकिस्तान की क्या कॉपीराइट्स हैं। कॉपीराइट्स ऑर्डिनेंस 1962 में इन्होंने बनाए कॉपीराइट्स के रूल्स। इन्होंने 1967 में बताया कि हाँ भी कॉपीराइट्स के रूल्स, ऑर्डिनेंस, रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट्स, जी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। IPO, कॉपीराइट्स इंट्रोडक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्डिनेंस, कॉपीराइट्स इंट्रोडक्शन, फ्रीक्वेंट आंसर्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कॉपीराइट्स का कॉन्सेप्ट था, वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये वाली स्लाइड जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। थ्योरी है, थ्योरी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि हमने ये टर्म्स देखी हैं, लाइसेंस क्या होता है, ओपन लाइसेंस क्या होता है, तो एक्चुअली बेसिकली यही पर्पज़ है इसका। फेयर यूज़ क्या है, कैसे इसको देखना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, ये हो गई आप लोगों की स्लाइड्स एंड। कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टाइप्स बताई,
होप सो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये चीज़ों का डिफरेंस आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। पेटेंट्स क्या होते हैं, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, डिज़ाइन सिस्टम, डिज़ाइन डिसीजन सिस्टम, लेआउट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क डिसीजन क्या होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इनकी लॉजिक पता होनी चाहिए। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, सॉरी, अल्लाह हाफ़िज़।